अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इसके लिए वैसे आपने पहले ही बता दिया है कि इसके लिए बहुत सारे स्ट्रीम के लोग इसमें आके काम करते हैं। बट क्या इसके लिए कुछ ब्रीफ में आप बता सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा बताया कि हर तरह के स्ट्रीम के लोग, हर तरह के डिसिप्लिन के लोग यहाँ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान काफ़ी मजबूत है, बहुत सारे लोग जो है आईटी पढ़ते हैं। तो आईटी के स्किल वाले लोग बहुत सारे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है कि यदि आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप उसके सिर्फ या सी बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, मुझे मतलब थोड़ा ही ज्ञान है इस सेक्टर का। लेकिन मान लीजिए आप जावा कर रहे हैं या डॉट नेट कर रहे हैं या आजकल जो एडवांस पाइथन वगैरह है, इस तरह की कंप्यूटर्स बेसिकली जो लोग 12वीं पास करके बीसीए, बीटेक या कोई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस डिग्री पढ़ रहे हैं, वो अगर अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं और तो मुझे लगता है वो उनकी 80% समस्या उनको नहीं आएगी। 20% होता है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे मान लीजिए मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया तो मुझे प्रोग्राम करने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू विल गेट दैट। बट आपको प्रोग्रामिंग कोई नहीं सिखाएगा, प्रोग्रामिंग तो आपका कोर है। आप यू ब्रिंग योर कोर एक्सपर्टीज। तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो 10वीं 12वीं में ये सब शुरू होता है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही कि कॉन्सेप्ट जी कितना साफ है, ये हमारे मास्टर लोग कई सालों से बोलते हैं। मतलब जो भी आप फिजिक्स की क्लास में जाइए तो बोलता है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ्स में जाओ तो बोलता है कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो यही चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट साफ होना चाहिए कि आपस की, जैसे मान लीजिए जो पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं आपस में, उनमें क्या समानता या क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको एनालिटिकली अंडरस्टैंड होना, मतलब समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह की बात, बहुत सिंपल बात यहाँ है कि आपके सवाल का जवाब यही है कि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं फार्मेसी में काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे जो कॉलीग्स हैं, मित्र हैं, जो कि इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं जो आईआईटी से पढ़ के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कोर इंजीनियर्स हैं। अच्छा, हालांकि बहुत लोग इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करते हैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशंस में आ जाते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, वो आप आज बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके साथ ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो जो 10वीं में है, 12वीं में है, गाँव में है, तो अगर मैं मान लीजिए उनकी जगह हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे 10वीं की जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मुझे कितनी कमांड है। जब उसके बाद मेरा इंटरेस्ट किस बात में है कि मैं क्या साइंस पढ़ना चाहता हूँ, आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे पढ़ के मज़ा आएगा, क्या पढ़ के मैं कुछ नया सोच पाऊँगा। अपने मतलब किताबों में तो सब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने के बाद जो आप इंटरप्रेट करते हैं, जो आप अपने उसके बेसिस पे जो एक असेसमेंट करते हैं या एक ज्ञान बनाते हैं, वो आपका अपना है। तो वो इसमें करने में मज़ा आएगा। यदि वो पढ़ने के बाद 12वीं में मान लीजिए जो आदमी साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, आर्ट्स पढ़ रहा है, फिर वो सवाल आता है कि मैं किस चीज़ में पढ़ूंगा। अच्छा, वहाँ पे आती है सबसे बड़ी चैलेंज की कंपटीशन की, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, सीटें कम है। तो वही एक डिसीजन पॉइंट आता है कि अगर हम 12वीं में ही समझ लें कि हमको हमारा मतलब सक्षमता कितनी है, हम कितनी चीज़ें हमको सुलभ है, जहाँ हम रहते हैं उससे रियलिस्टिकली जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इन दोनों का सामंजस्य बैठ क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बेटर पोजीशन होगी ये बताने की कि हमको ये परसीव करना है। जैसे मान लीजिए मैं गांव में हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, ऑलरेडी मतलब मेरे पास मैथमेटिक्स की कांसेप्ट बहुत साफ है। तो मैं सोच रहा था मुझे आईआईटी के लिए ट्राई करना चाहिए, तो मैंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया। यदि आप आईआईटी का एंट्रेंस ट्राई कर रहे हैं और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप पास कर लेंगे, लेकिन वो बहुत छोटी मतलब परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स की जो कि ब्रिलियंट होते हैं। वो चाहे जहाँ हो सर्वाइव कर लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वो कर ही लेते हैं। लेकिन जो 60% लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो कि 60% लोग हैं, जो कि एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं या अबव एवरेज हैं, उनके लिए आई थिंक उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। क्योंकि वो पहले तो एक्स्ट्रा एफर्ट खुद को समझने में कि करना क्या है, दूसरा क्या करने में उस चीज़ को जो करने जैसे डिसाइड किया उसमें और पढ़ के या समझ के अपने कॉन्सेप्ट साफ करने में, उसको अप्लाई करने में, और फिर उसके बेसिस पे नए डिसीजन बनाने में। तो
जो स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में हैं वो शायद इस बात से बेनिफिट करेंगे कि सोचें कि भाई उनको बहुत बार होता है लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं, वैसा ना पढ़े। वो बैठ के एक बार सोचेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। मतलब आप 10वीं में तो आप सोचिए 12वीं में क्या करूँगा। तो अगर आप 2 साल आगे का सिर्फ सोच रहे हैं, फिर बहुत फोकस ना करें क्या करूँगा, तो उससे आज का जो आपका एक्शन है वो इन्फॉर्म होगा। तो यही कहूँगा आपको कि पता नहीं आपके सवाल का मैंने जवाब दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का आपका सवाल है, बहुत जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी आके इंडस्ट्री में काम कर सकता है, किसी तरह के लोग, एज लॉन्ग एज दे ब्रिंग देयर कोर एक्सपर्टीज। और वो कोर एक्सपर्टीज तभी बनेगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल शुरुआती से साफ होंगे। तो 10वीं 12वीं के लोगों के लिए शायद आई थिंक ये काफ़ी, खासकर गाँव के लोगों के लिए काफ़ी उचित होगा यदि वो समझ पाएँ अपने आप को कि उनको क्या करना है, क्यों करना है, और फिर उसी दिशा में वो चलते चलें। यस डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो फार्मा सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है और जो कि इसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहने वाली है, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं हमेशा मेडिसिन की या कोई ना कोई इशू आते रहते हैं, तो हमेशा हमें मेडिसिन की, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमेशा आपकी डिमांड बढ़नी ही रहेगी। बट इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बेहतर नॉलेज अपने क्लियर को कॉन्सेप्ट करिए और बेहतर नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए, तो आपको जॉब मिलने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आप आराम से जॉब पा सकते हैं, बट पहले आप अपने आप को उस फील्ड के लिए बेहतर बनाइए। डॉक्टर साहब, अब इसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़ें। हमारे पास कई एक क्वेश्चन है जो कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी पे है, तो हम इन क्वेश्चन को अलग अलग आपसे ना पूछ करके हम चाहेंगे कि आप एक कॉमन वे में, आप एक जनरल वे में बताइए कि अगर किसी ने 12वीं में बायोलॉजी किया है या मैथ से किया है, जो भी फील्ड किया है, स्पेशली आज का फोकस हमारा था बायोलॉजी, क्योंकि मैथ और बाकी फील्ड के लिए हम अलग एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं, वो आएंगे हमारे यहाँ, तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे बायोलॉजी पे आज। तो अगर बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट्स है जो कि इंटर किया है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी अन्य स्ट्रीम से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, जो भी कुछ फील्ड है, अगर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आके काम करना चाहते हैं, तो उनके पास लर्निंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ से वो लर्निंग कर सकते हैं? जी, तो देखिए ऐसा है कि जो भी जन 12वीं में हैं, उनको यदि इस बात की इच्छा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करें, तो पहले तो समझ लें कि हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का लैंडस्केप क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हिंदुस्तान में है, पर इतना ज़्यादा उन्नत नहीं है। और जो खासकर फार्मा से रिलेटेड है, हालांकि बेसिक साइंस के रिसर्च हैं, बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर जो फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट का जो R&D है वो इतना नहीं है। जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट R&D होती है, जैसे फॉर्मुलेशन या जो डेवलपमेंट की जो R&D है, यूजुअली जो बहुत इनोवेटिव ना होके ज़्यादा उसके ऊपर इंक्रीमेंटल जो है इनोवेशन कह सकते हैं आप इसको। इसको मैं कैसे समझाऊँ कि जो बेसिक ड्रग डिस्कवरी का जो कोर R&D है वो हिंदुस्तान में है, पर इतना नहीं है, ज़्यादा बाहर है। लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस जो मैंने आपको बता रहा था पहले, वो सारा कुछ हिंदुस्तान में जो सर्विसेज हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो बहुतायत है। मतलब जिसको हम CRO बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या क्लिनिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करती है इनोवेटर्स के बिहाफ पे, वो हिंदुस्तान में बहुत है। जैसे आप इसीलिए हिंदुस्तान को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यस डॉक्टर साहब, यही हमारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था कि ज़्यादातर हमने सुना है कि इंडिया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हमारी फार्मेसी, बट इसका क्या मतलब है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं इस पर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि मेरा अपना जो समझ है वो कि जो मैन्युफैक्चरिंग, दवा बनने की जो प्रक्रिया है, जैसे अब दवा बनने में बहुत कुछ होता है। आपके पास फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसके पहले आपके पास API वगैरह होती है। API होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअली जो असल में जो है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ रखती है, किसी मर्ज का इलाज करने की जो क्षमता उस मॉलिक्यूल में होती है। पर वो टैबलेट बनने में, उसको टैबलेट में डालने से पहले और भी सारी चीज़ें उसमें मिला के दी जाती हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसको पूरी यही आप पढ़ते हैं, जो फार्मासिस्ट होता है वो यही पढ़ता है।
तो बेसिकली वो जो प्रोसेस है दवा बनाने की प्रक्रिया, चाहे वो आपके इंजेक्शंस हो, वैक्सीन्स हो, या कोई सिरप हो या टैबलेट हो या इवन और एडवांस जो फॉर्मुलेशंस हैं, उन सब की जो बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आसपास का जो काम है हिंदुस्तान में काफ़ी आगे। लेकिन उसके आगे का जो काम, उसके पीछे का जो, और जो जिसको बोलते हैं कि जो ज़मीन तैयार करने वाला काम है, वो कम होता है हिंदुस्तान में, उसका काम बाहर ज़्यादा होता है। तो लेकिन वो हर स्टेप बहुत ज़रूरी है, एक कोई स्टेप किसी से छोटा या कम बड़ा नहीं है। मतलब हालांकि पहला स्टेप निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद के स्टेप भी उतने ही ज़रूरी हैं। यदि उससे कम नहीं है तो, उससे ज़्यादा नहीं तो, लेकिन उससे उतने ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं हिंदुस्तान में, तो पहले तो ये समझ लें कि हिंदुस्तान की फार्मेसी में घुसने के लिए या इंडस्ट्री में घुसने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसने के लिए, चाहे आप फार्मेसी पढ़ रहे हों, लाइफ साइंस पढ़ रहे हों, डेंटिस्ट्री, मेडिसिन पढ़ रहे हों, अब जैसे मैंने आपको बताया IT वगैरह भी पढ़ रहे हों, और इनफैक्ट अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स या फिर कम्युनिकेशन या कोई और ऐसी चीज़, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, जो कि आगे जाके थोड़ी मतलब थोड़ा स्पेशलाइज नॉलेज आप लें मास्टर्स लेवल पे, तो आप सब परस्यू कर सकते हैं करियर। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कब आएँ। जब मुझे लगता है जो आपका सवाल है कि कैसे आप आ सकते हैं, जो लोग बैचलर, आप 12वीं के बाद, मुझे नहीं लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप किसी बढ़िया पोजीशन पे आ सकते हैं। आपको बैचलर्स तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो आप बैचलर्स के बाद कई सारे मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैचलर्स करी चाहे फार्मेसी में, चाहे BSc बायो, मतलब BSc बॉटनी मान लीजिए आपने करी। अब BSc बॉटनी के बाद, चूँकि हिंदुस्तान में बॉटनी, ज़ूलॉजी, आप गाँव में जाइए तो यही मिलती है आपको, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री कम मिलती है। तो इसलिए मैं फोकस सिर्फ आपका ज़ूलॉजी बॉटनी पे कर रहा हूँ। ज़ूलॉजी बॉटनी के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तुरंत कोई नौकरी मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो कि बहुत एक्सपर्टीज़ आपको, मतलब एक्सपर्टीज़ ओरिएंटेड होएगी। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं। अब डिप्लोमा जैसे मान लीजिए क्लिनिकल रिसर्च में कर लिया, डेटा मैनेजमेंट में कर लिया, फार्माकोविजिलेंस में कर लिया, तो 1 साल का, 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद आपके पास एक्सपर्टीज़ होती है कि आप लेकिन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जाके, ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सर्विस है, जो पोस्ट ड्रग अप्रूवल या इवन प्री अप्रूवल, जैसे मान लीजिए डेटा कैसे मैनेज होगा, या उसकी सेफ्टी कैसे मैनेज होगी, या उसका क्लिनिकल ट्रायल जब रन हो रहा है उसको मैनेज कैसे करेंगे, इस तरह के काम में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आपको लगता है, जैसे मान लीजिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह करी है, तो आप जो प्लांट्स होते हैं जहाँ ड्रग्स बनाई जाती हैं, उस प्लांट को सेटअप करने में आप कर सकते हैं काम। इंजीनियरिंग काफ़ी वर्सेटाइल जो है स्ट्रीम है, जैसा हम सब जानते हैं। तो वो सिर्फ प्लांट सेटअप करने में नहीं, उसकी कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, फिर IT हो गया, वो भी मान लीजिए हिंदुस्तान, मतलब इंजीनियरिंग का पार्ट यदि आप मान लीजिए उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो आजकल क्या है कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो उस डिजिटलाइजेशन में IT प्रोफेशनल्स का काफ़ी काम है, तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर जो मान लीजिए जो आर्ट्स पढ़े हैं या कॉमर्स पढ़े हैं, सबसे पहले कॉमर्स पे आता हूँ। जो कॉमर्स पढ़े हैं उनका फाइनेंस हो गया, अकाउंटेंसी हो गई, इनका काम, अब जो भी बिज़नेस होता है, ये लोग कोर हैं। इन लोगों के बिना, ये लोग जैसे आपके बिज़नेस की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो BCom के बाद ही आ सकते हैं एसोसिएट्स बन के। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि आपको बेसिक बैलेंस शीट बनानी, या जो भी आपके BCom में इतनी कंटेंट है कि आपको एक अकाउंटेंट बना सकती है। आपको ज़रूरी नहीं कि हाँ, आप लोग बोलते हैं भाई CA पास करना पड़ता है या पास करना होता है। निश्चित रूप से वो एक आपकी, उसमें वो एक बताती है कि यू आर लेवल ऑफ योर एक्सपर्टीज। बट यदि आप जो किताबों में बैचलर्स में, यदि आप वही बहुत अच्छे से जाने और जो कॉन्सेप्ट्स को सच में अप्लाई कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि CA के बिना भी आप, कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। यदि आप CA कर लें, और ये भी है कि यदि आपके वो किताबों के कॉन्सेप्ट साफ हो जाएंगे, तो CA पास करना भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत दूर का रहेगा। तो भी कॉन्सेप्ट साफ होने वाली बात पे वापस आता हूँ। तो ये तो हो गया कॉमर्स लोगों के लिए। अच्छा, कॉमर्स के बाद भी मैं सिर्फ बैचलर्स लेवल बता रहा हूँ। इसके बाद ये लोग आपस में अपनी हायर एजुकेशन पढ़ के, मास्टर्स PhD करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ बैचलर्स पे इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि बहुत लोगों के पास गाँव में, मतलब एक तरह की
फ्लेक्सिबिलिटी कम लोगों के पास होती है कि वो बहुत लंबे समय तक पढ़ दे रहे हैं, उनके पास पारिवारिक यस, जिम्मेदारियाँ वगैरह भी काफ़ी होती हैं। काफ़ी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। तो उस मतलब मैं उस पे हम फाइनेंशियल सपोर्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब सिर्फ मान लीजिए किसी को सिर्फ बैचलर्स के बाद ही नौकरी करनी है, उस स्थिति में आप जो है जैसा मैंने आपको बताया कि बैचलर्स करके आप थोड़े सा डिप्लोमा करना पड़ता है। नहीं तो यदि आप फार्मेसी करें तो फार्मेसी के बाद सीधा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो शायद कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो भी आप मतलब डॉक्टर की बजाय यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेडिकल रिव्यूज़ एनालिसिस से लेके काफ़ी बड़े मतलब काफ़ी ज़रूरी काम जो करते हैं मेडिसिन ग्रेजुएट्स। फिर उसके बाद जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, मैं आर्ट्स की मतलब कॉमर्स के बाद आर्ट्स पे आता हूँ। जो आदमी जिसने से मैं बैचलर्स पे कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन में किया है बैचलर्स, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट्स वगैरह के की नौकरी में जा सकता है। अच्छा, जिसने सिर्फ बैचलर्स किया है और बहुत मतलब वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है। भी बहुत सारे काम होते हैं, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है जो बैचलर्स करके। लेकिन होता क्या है, ये सब एक्सपर्टीज़ जो हैं बहुत अच्छा सॉफ्ट स्किल मांगती हैं, तो जो कि हमारे गांव के स्टूडेंट्स के लिए शायद संभव नहीं हो। तो इसीलिए थोड़ा गांव के स्टूडेंट्स के लिए मेरी अपनी अगर मैं अपने लिए अगर मुझे खुद को सलाह देनी हो तो मैं अपने आप को ये सलाह दूंगा कि भाई थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बनाइए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या है कि जो सॉफ्ट स्किल्स बनने में समय लगता है, हालांकि मैं गांव के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपको 2-4 साल लगता है और बहुत एक्टिव एफर्ट्स चाहिए होते हैं कि, और उसके भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे बन सकती है सॉफ्ट स्किल, तो उसका भी बहुत साधारण तरीका है बनाने का। इसी अगले अगले क्वेश्चन पे हम आना चाहते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने बोला कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव बैकग्राउंड से आते हैं, अपना ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, बट उनके लिए जो सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनी में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके काम करें, उसके लिए थोड़ा सा उनको और एडिशनल एफर्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से वो ऑनलाइन लर्निंग कर सकें? या अगर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो क्या कुछ उनके लिए ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी भी ये कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं? तो कैसे वो इसको गेन कर सकते हैं? इसको आप बताइए। देखिए ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेनिंग जिसको मतलब जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं होती हैं, पर वो सबको मुहैया नहीं है। क्योंकि ना तो बहुत सारे पोजीशंस होती हैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो हैं वो सब कुछ हैं, लोगों को मिलती है, लोग ट्राई करेंगे मिलेगा भी, पर उसके रियलिस्टिकली क्या होता है कि उसमें कंपटीशन है। लेकिन जैसे मान लीजिए वो सारे इंटर्नशिप जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। तो आपने फार्मेसी की है तो आप इंटर्नशिप यूजुअली जाते हैं कंपनी में करते हैं। पर देखिए ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को जानता हूँ, इंटर्नशिप की भी एक रियलिटी है। तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस ना करके मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि उनके यदि मान लीजिए इंटर्नशिप नहीं मिलती तो क्या कर सकते हैं। यस, आई थिंक यस मी। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, EDX है, जिस पे आप ड्रग डिस्कवरी के बारे में आप सिर्फ जाके टाइप करेंगे, पूरा कोर्स है 4-4 हफ्तों का, 6-6 हफ्तों का, 8-8 हफ्तों का, और वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स पढ़ाते हैं, उन मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बेस्ट माइंड्स पढ़ाते हैं। तो आप जो अमेरिका में पढ़ के उस प्रोफेसर से पढ़ रहा है, आप हिंदुस्तान के गाँव में यदि आपके पास इंटरनेट है तो अपने फ़ोन पर आप उस प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसके लिए क्या कोई पैसे देने की ज़रूरत है उनको, कुछ एप्लीकेशन फ़ी या ऐसा कुछ? देखिए पढ़ाई सिर्फ यदि ज्ञान लेना है तो सब वीडियोस फ्री हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है जिसके लिए कुछ पैसा लेते हैं। लेकिन कोर्सेरा और EDX दोनों में ही जो लोग ऐसे देशों से आते हैं जहाँ पे जिसको हम मिडिल इनकम कहते हैं या लो इनकम कहते हैं, उनके पास फीस वेवर स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन होता है। तो मैंने फिर वही बात कही आपसे कि जिसके पास जुनून है पढ़ने का, जिसको मन है पढ़ने का, उसके लिए सब तरह के रास्ते अब हो रहे हैं। ऐसा नहीं सब कुछ परफेक्ट है, पर धीरे धीरे बन रहे हैं। जैसे जिसको गांव में पढ़ के पढ़ना ही हो, तो मुझे लगता है कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, उसमें इतने अच्छे कंटेंट हैं और इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है उसका, और वो बेस्ट प्रोफेसर से जो पढ़ाते हैं और जो कि मतलब आईवी लीग्स में हैं, जिनको जो दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं या टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन आपके IITs के प्रोफेसर्स, ISB के प्रोफेसर्स, इवन अगर आप कहिए तो हार्वर्ड का अपना अलग है, लेकिन स्टैनफोर्ड हो गया, इन सब के कोर्सेज या
जॉन्स हॉपकिंस वगैरह हो गए, तो इन सब यूनिवर्सिटीज़ के ने अपने कोर्सेज़, छोटे-छोटे कोर्सेज़ डाले हैं ताकि जो कि लोगों को वो बेसिक बिगिनर का नॉलेज या इंटरमीडिएट नॉलेज या एडवांस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। उन पे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है कोर्सेज़ की। तो एक तो काम ये कर सकते हैं। हालाँकि मैं समझ सकता हूँ कि इस इंटरनेट हर जगह नहीं है और है भी, तो बहुत कई बार वीडियो स्ट्रीम नहीं हो सकता है, इस बात की समस्या होती है। तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में बहुत कुछ इंटरनेट पे है जो कि आप पढ़ सकते हैं। यदि आपका मतलब इंटरनेट इतना आसान है कि यदि आपको आपके दिमाग में है कि 12वीं के बाद क्या करूँ, तो अब इतना ट्रांसलेशन इतना अच्छा होगा कि आप उसको भी टाइप करेंगे तो इंग्लिश का आपको वो ट्रांसलेट करके आपको कुछ ना कुछ देगा रिजल्ट्स। तो थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आप उस समय अगर आप उस चीज़ को खुद कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो अगेन यदि आस-पास ढूँढिए कि कुछ ऐसा कोई भी नहीं है, तो जैसे अब आजकल यूट्यूब वगैरह के फोरम्स हैं, आप वहाँ क्वेश्चन डालिए तो आपके जैसे लोग जो काफ़ी इस बारे में पैशनेट है। मैं भी आपको इसीलिए इधर आया क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी गाँव से आता हूँ और आप ये मुहिम गाँव के स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हैं, तो शायद इसमें जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो इस फॉर्म में हो। तो ऐसे लोग हैं जो इस बात को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको मदद कर सकती हैं। और देखिए, किताबें यदि आप पढ़ रहे हैं और किताबें आपके पास हैं, तो किताबों में बहुत कुछ है। और यदि किताबों से पढ़ लिया है सब कुछ, तो आप किताबों के बेसिस पे जो आपके क्रॉस साइटेशंस होते हैं किताबों में, उसको आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे, उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, बहुत हद तक विकिपीडिया का बहुत बड़ा मतलब, मुझे काफ़ी लोग विकिपीडिया की एक्यूरेसी पे क्वेश्चन करते हैं, पर बेसिक नॉलेज आपको विकिपीडिया से ही भी मिल जाती है। उसको बाद में आप रिफाइन कर सकते हैं। यस, यस। आप समझिए सेकंड थर्ड ईयर लेवल जो है, जो आपकी एक्यूरेसी है, पर बेसिक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग जो कि 10वीं 12वीं के बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है ज़रूरत होती है, वो आपको मिल जाती है। ओके। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरीज़ हैं। अब मुझे पता है कि हर शहर में एक ना एक लाइब्रेरी ज़रूर होती है। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का भी आ गया है कॉन्सेप्ट। तो इस तरह की चीज़ें, हालाँकि मैं इस बात से पूरी तरह मतलब अवगत हूँ कि जो गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉलेजेस हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी गुणवत्ता सब बहुत अच्छी नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसीलिए यदि आप वहाँ उस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर इंटर बायो से करने के बाद अगर वो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहते हैं, जो कि उनके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो उनको क्या देख करके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? कॉलेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जो कि आगे उनको जॉब पाने में या एक बेहतर स्किल गेन करने में मदद करे? देखिए, पहला तो मेरा पैसा देके पढ़ने का कॉन्सेप्ट जो है, वो अच्छा नहीं है। हालाँकि अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, क्योंकि अब आप इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं और उनके यहाँ पैसे अच्छे होते हैं, लोग उस डिग्री के नाम पे या प्लेसमेंट के नाम पे पढ़ते हैं, जो कि ठीक है। जिनके पास पैसे है वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसके पास, मैंने आपको बताया, पुरानी बात पे जाता हूँ कि वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको वो तो कहीं न कहीं अपना निकाल लेते हैं। समस्या आती है जो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, जो कि या वो लास्ट ईयर का स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं है, या तो जो बिल्कुल पढ़ने में जिनका मन नहीं, वो वाला कैटेगरी है। पढ़ने में ना मन होना का मतलब ये नहीं कि आप काम के नहीं हैं। फिर आपके पास सोचना पड़ता है, अच्छा पढ़ूँगा नहीं तो और क्या करूँगा? और वो यदि उनकी जर्नी इस बात पे है कि वो एक्सप्लोर करने की वो क्या करना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिस्कशन है, उस पे नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं उस पे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई के थ्रू अपना कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन शायद उतने ब्रिलियंट अपने आप को नहीं पाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यदि हालाँकि जो भी उनको लगता है कि हम औसत हैं और हमसे हमारी ये लिमिटेशंस हैं। कॉलेज सिलेक्शन में सबसे बड़ी बात है, देखिए आप एक तो रेपुटेशन आपका, मतलब एक इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद की लिस्ट जारी करती है रैंकिंग की। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं इंटरनेट पे प्राइवेट जो मैगजीन्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, मतलब न्यूज़पेपर्स हैं, वो रैंकिंग देते हैं। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब काफ़ी रेप्यूटेड मानी जाती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स हैं वो रेप्यूटेड माने जाते हैं। तो ये सब का लेकिन जो प्रोसेस है, इन सब का सिलेक्शन प्रोसेस अपना है। एक तो तरीका ये है,
कि आप उस प्रोसेस में जाएँ, बीएचयू वगैरह हो गया, उसमें आप जाएँ, उसमें सिलेक्शन हो, आप चले जाएँ। लेकिन बात करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता। शायद आपका सवाल वही है, राइट? हाँ, हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बच्चे एडमिशन तो लेना चाहते हैं, कई के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देते हैं, बट उनको फाइनली सीट नहीं मिल पाती है, तो उनको प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करना पड़ता है, या कई बार उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतना होता है कि वो मूव कर सकते हैं। तो अगर वो मूव करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए कॉलेज में, ताकि उनको बेहतर आगे चल के फ़ायदा मिले? तो कॉलेज देखने से पहले खुद को देखने की ज़रूरत होती है कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं अगर बॉटनी पढ़ रहा हूँ, तो बॉटनी पढ़ के मैं क्या करूँ? सिर्फ़ अभी हम लोग गाँव में ज़्यादातर क्या होता है, जो मैंने देखा है, मेरी अपनी मतलब एक्सपीरियंस में, कि लोग कहते हैं अच्छा अभी ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। और वो क्या होता है, ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हो तो लगता है अरे अब तो रास्ता ही बंद हो गया है या कुछ दिखता ही नहीं है। तो एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, पहला कॉलेज देखने से पहले खुद देख लें कि हमको ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रास्ता कहाँ तक जाएगा? अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कॉलेज सिलेक्शन में, प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन में भी वही बात आती है, मैगज़ीन्स हैं, उनके रैंकिंग्स हैं, उन पे थोड़ा आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज बहुत पैसे चार्ज कर रहा है, और अगर आप पे कर सकते हो तो अच्छा है, आपको मन करता है कर लीजिए। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है, आजकल आपने इग्नू सुना होगा, हाँ, इग्नू सुना है। उसी तरह की साउथ की बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग, अभी मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, आई थिंक यूजीसी पता नहीं उनको मान्यता दे रही है नहीं दे रही है, पहले तो दे रही थी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज लोग कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा ये है कि अपने मन का जो भी आपकी श्रद्धा है पढ़ने का वो पढ़ सकते हैं, और बहुत कम फीस पे। मतलब मुझे लगता है 10-12 हज़ार में आपके पास वैलिड सरकारी डिग्री, जिसको आप बोलते हैं हिंदुस्तान के टर्म्स में, होती है, और उसकी मान्यता भी है। लेकिन इस बात पे प्लीज़ आप चेक कर लें कि क्या अभी भी मान्यता है। आई थिंक कुछ कोर्सेज़ की मान्यता नहीं है, कुछ कोर्सेज़ की मान्यता है, जहाँ पे जैसे साइंस के कोर्सेज़ हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करना है, शायद उस तरह के कोर्सेज़ में कुछ बात थी जो मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है। लेकिन एक आपसे, इसको हम अपने रिसोर्स में जब रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे यूथ को, जी, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को सब मेंशन कर देंगे, क्या-क्या कॉलेजेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या और ऑफ़र करते हैं, तो इसकी लिस्ट हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो हमारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। जी। हालाँकि इंटरनेट पे जैसे आप शायद वही इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन टू समराइज़ कि पहला खुद को देखें कि क्या करना है और क्या करना है, क्या क्या कर मतलब अगले 2 साल में वो कहाँ ले जाएगा मुझे। यदि आपके पास प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन है तो जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, उनको आप 2-3 एक सोर्स नहीं 2-3 सोर्सेज देखिए कि क्या रैंकिंग है, कैसी रैंकिंग, ऐसा कॉलेज की रैंकिंग नहीं है। और सबसे देसी तरीका होता है कि आप जाएँ, एक स्टूडेंट से बात करें क्या अच्छा नहीं है, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जाएँ, समझें, माहौल देखें 1-2 दिन, आपको समझ में आया कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। हालाँकि आप हम सभी को ये बात पता है कि कॉलेज की पढ़ाई अपने हाथ में है। चाहे आप अनलेस कि आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, इवन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी स्टूडेंट्स पढ़ते अपने से ही हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई जैसी नहीं है कि जहाँ पे मास्टर आपको आएंगे, पीरियड लेंगे, पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कोशिश करते हैं अटेंडेंस वगैरह इंट्रोड्यूस करने की, पर वो अगेन वो तो एक तरह से बांधने वाली बात हो जाती है। लेकिन कॉलेज का मूल मंत्र यही है कि किताबों में खुद ही पढ़ना है, खुद ही 4-6 घंटे जो भी आपको बैठ के हर दिन जो भी आपका मतलब वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ज्ञान आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। तो एक मोटी बात है ये। इसके साथ और एक बात और जोड़ दूँ कि आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ रहे हो, चाहे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ये जो हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, वो चाहे यूट्यूब पे हो, यूट्यूब में इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, हालांकि बहुत नॉन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी है, हाँ। कि अगर आपको मान लीजिए कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाएँ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स, तो आपको बड़ी सारी वीडियोज़ आ जाएंगे, 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप तभी सीख पाएंगे जब आप ट्राई करेंगे। यदि आप फिर से बैठ के सोचेंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, और ये कैसे होगा, तो शायद उतना मतलब नहीं निकल पाएगा। जबकि आप जब इंटरनेट पे जाके कुछ देखेंगे, जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो ये कर सकता है कि जो उसके इमीडिएट मास्टर्स हैं, हालांकि जो भी आप प्राइमरी स्कूल के जो मास्टर्स हैं वो भी आजकल काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ के आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उसमें संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि कोई MCA होता है, कोई BTech होता है। तो यदि आप सवाल पूछेंगे तो देखिए, जो जिज्ञासा है जिसके अंदर, कितना भी खराब ही मान लीजिए इसको खराब मास्टर बोल दीजिए, वो भी इस जिज्ञासा को देख के अपना
उसके अंदर की जो जिज्ञासा वो जागती है और वो मदद करने का प्रयास करता है। तो ये सब चीज़ें लोगों के पास हैं, और मतलब बेसिकली कहने का मुद्दा ही मतलब मेजर पॉइंट ये है कि ट्राई, जस्ट डोंट थिंक, हाँ, और आस्क, डोंट अज्यूम। ओके। डॉक्टर साहब, अब आखिरी फेज में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि आप इनको अगर चाहें तो आप काफ़ी ब्रीफ में भी आंसर दे सकते हैं, जो कि बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि बी फार्मा अच्छा होता है या डी फार्मा अच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए? देखिए, मतलब ये सवाल ऐसा है कि बी फार्मा होता है डिप्लोमा इन हाँ, फार्मेसी, जो कि 2 साल का मुझे लगता है कोर्स होता है, और बी 2 साल। फार्मा 4 साल का कोर्स है, बैचलर्स। मेरी अपनी समझ में दोनों के, आप डिप्लोमा करके फिर लेटरल एंट्री लेते हो, बी फार्मा करते हो, तो बेसिकली एक प्री स्टेप है। लेकिन डी फार्मा 10वीं के बाद करा जा सकता है, ऐसा मेरा समझ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इंटर के बाद अच्छा, इंटर के बाद करते हैं, सॉरी। तो जो है, आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछिए कि जिसकी अब अच्छा, दोनों ही अच्छा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। सरकारी जॉब यदि आपको फार्मासिस्ट बनानी है या सरकारी फार्मेसी का लाइसेंस लेना है, तो डी फार्मा पर्याप्त है। लेकिन आजकल सरकारी नौकरियों में बी फार्मा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखती है, जितना मैं देख तो। और बी फार्मा आपको ज़्यादा होलिस्टिकली ट्रेन करता है, काफ़ी डिफरेंट बहुआयामी उसके हैं, जो कि डी फार्मा को भी कवर करता है। तो डी फार्मा निश्चित रूप से 2 साल में यदि आप अपने आप को रोज़गार देना चाहते हैं, कुछ हालांकि रोज़गार की एक लिमिटेशन होएगी, तो डी फार्मा कर सकते हैं। पर बी फार्मा मेरी अपनी समझ में, मेरी अपनी राय में, आपको बी फार्मा ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपको फार्मेसी के साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एक्सेस कराने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लाइक अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा या मास्टर पीएचडी, ये डिफरेंट जो लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे अगर कोई एंट्री मारना चाह रहा है तो किसमें इजी होगा जॉब पाने में, ग्रेजुएशन लेवल पे या पीएचडी लेवल, कौन सा ऐसा लेवल है जो इजी? I feel that it depends. There are opportunities at every level. So you can get a role in pharmaceutical industry soon after bachelor's if you have done specific technical bachelors like pharmacy, dentistry, medicine. But if you have done something like basic science, then you will have to probably go for a master's degree or diploma, specialized diploma. So essentially it's about what you have studied, what are the core skills, and whether the core skill is transferable or at least directly applied in pharmaceutical industry. तो ये 3 मतलब तरीके होते हैं. PhD is a very specialized knowledge, and depending on your research focus, you can soon after PhD you can join pharmaceutical industry, or you can have some more postdoc etc. and then you usually join. So that's how it works. अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक पूछ रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कोर्स है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिसको करने के बाद ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं? सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे। So देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ सैलरी की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट पेड जो लोग हैं वो तो फाइनेंस वाले हैं या बिजनेस वाले, जो हमारे CEOs वगैरह होते हैं, CFOs वगैरह होते हैं। ये सब बिजनेस बैकग्राउंड, कमर्शियल बैकग्राउंड, जो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, इन सब डिपार्टमेंट से आते हैं। उसके बाद उतने ही, उससे ज़्यादा, उससे कम, मतलब ये अच्छा सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन कितना पैसे कमा, मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल हो रही है। तो जो लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। मैंने जैसा बताया, वो मैथमेटिक्स पढ़ के आ सकते हैं, फार्मेसी पढ़ के आ सकते हैं। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका जो MBBS है, तो MBBS वगैरह चूँकि काफ़ी मतलब साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, काफ़ी क्रिटिकल रोल्स करते हैं, तो क्रिटिकल रोल होने पे पैसे अच्छे मिलते हैं। तो पैसे, देखिए, पैसा अच्छा या कम इसलिए मिलता है कितना नीश आपका रोल है और कितना इम्पैक्टफुल रोल है। तो और वो आप पैसा, बैचलर्स के बाद पैसा नहीं मिलता है ज़्यादा, वो धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली आप बढ़ाते हो, अनलेस कि आप अगर सवाल का मतलब कहीं से जुड़ा हो इस बात से हो कि आप समाचारों में पढ़ते होंगे किसी का प्लेसमेंट बाहर हो गया 1 करोड़ में। यस, ऐसा तो नहीं आता है। तो अगर
आईआईटी में भी जाएंगे तो आईआईटी के स्टूडेंट्स में सबका प्लेसमेंट वैसा नहीं होता है, और वो जो प्लेसमेंट के जो हम लोग जो प्लेसमेंट्स जिसको बोलते हैं ना ओवरसीज प्लेसमेंट्स या फॉरेन प्लेसमेंट्स जो होती हैं, वो आपको पैकेज देते हैं। उस पैकेज के बाद उतना पैसा शायद आदमी को नहीं मिलता है जितना उसमें होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा लगता है जब हम उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें टैक्सेस होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो सैलरी जो इतनी अपीलिंग लगती है उतनी अपीलिंग शायद उस आदमी के लिए नहीं होती जिसको मिल रही होती है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल बायोलॉजी कौन सा कोर्स इसमें से करना चाहिए जिसमें ज़्यादा स्कोप है? मतलब आप अगर आप बोल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, राइट? एक मिनट, हाँ मेडिकल, हाँ यस मेडिकल। देखिए ऐसा है कि माइक्रोबायोलॉजी ट्रेन करती है बेसिक माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल्स पे, कि माइक्रोब्स के कैरेक्टराइजेशन पे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है कि वो सबसेट है जो कि माइक्रोबायोलॉजी जो अप्लाइड होती है, जो ज़्यादा रेलिवेंट है डिजीज़ मैनेजमेंट पे, डिजीज़ ओरिजिन्स वगैरह पे। दोनों ही उत्तम है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के मेडिकल एरियाज़ में हॉस्पिटल्स वगैरह के जैसे मान लीजिए जो आपके पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उस तरह की चीज़ों में काफ़ी आपका मतलब एक्सपर्टीज़ बनती है। जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप ब्रॉड पढ़ते हैं, आप बेसिक रिसर्च में जा सकते हैं, पढ़ाने में जा सकते हैं। हालांकि वो दोनों ही इक्वल है डिपेंडिंग ऑन फोकस। अगर आपका फोकस बहुत नैरो है, आप सिर्फ मेडिसिन में काम करना चाहते हैं, तो शायद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी उत्तम होगी। लेकिन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी you choose only at masters and there are very few universities offering that. Mostly it's microbiology and microbiology even in masters. Industrial microbiology होती है और सारे ऐसे बहुत सारे microbiology, but that you pursue only at masters. हाँ ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दोनों सेम टॉपिक है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल बायोलॉजी कौन सा ऐसा कोर्स है जिससे हमें बाहर के देशों में जाके जॉब पाने के चांसेस ज़्यादा बनाती है? देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ कि कोई एक फील्ड जो है ईयर मार्क नहीं है इस बात के लिए कि वो आपको बाहर जॉब दे ही देगी। सबसे ज़्यादा लोग जो हिंदुस्तान से बाहर आते हैं वो आईटी के लोग आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं। तो जो मैंने बट ऐसा नहीं सिर्फ वही आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, डेंटिस्ट भी आते हैं, फार्मासिस्ट भी आते हैं। तो अब इस सवाल के जवाब में इतना बोलूँगा कि दोनों ही चीज़ें आपको बाहर ले आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप बाहर आने का तरीका यही है कि आप बैचलर, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, बैचलर्स करके बाहर आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। ऐसी स्थिति माइक्रोबायोलॉजी के साथ नहीं बनती। यूजुअली आप पीएचडी के बाद ही बाहर आते हैं, आप पीएचडी के लिए बाहर आते हैं, या मास्टर्स के लिए आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन मास्टर्स में क्या है, पीएचडी स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और तो इसलिए ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पीएचडी लेवल पे हैं। तो अगर आप कोई माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो यूजुअली बाहर आने का जो रास्ता होता है वो पीएचडी करने के लिए होता है, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक के लिए होता है। एक डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन है जो कि आप के सामने रख रहे हैं, आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? देखिए ऐसा क्या एक बार होता है कि देखा गया है कि कई एक नई इमर्सिंग फील्ड आ रही हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल है, अलग भी सेक्टर में हो सकते हैं, तो इस तरह से आपके हिसाब से क्या स्कोप है आने वाले टाइम में? देखिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें बीमारियां होंगी, और जब तक हमें बीमारियां होंगी हमें फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर्स और नर्सेज और सब कुछ हमें चाहिए होगा, पब्लिक हेल्थ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो पिछले 100 साल में आप देखिए तो केमिस्ट्री से शुरू हुई, फिर उसके बाद बायोलॉजी पे आई, अब जीन पे आ रही है, तो मतलब इवॉल्व कर रही लगातार, और ये ऐसे इवॉल्व होती रहेगी। एक चीज़ जो मैंने शायद बहुत स्पेसिफिकली नहीं बताई कि जैसे बोलते हैं कि बायोफिजिक्स या रेडियोथेरेपी या रेडियोलाइगेंड थेरेपी, राइट, या जीन थेरेपी, या जिसको हम बोलते हैं सेल थेरेपी, तो ये सब बहुत एडवांस लेवल की थेरेपी है जो कैंसर ट्रीट करने के काम में आती हैं, या जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं उनको एड्रेस करने के काम में आती है। तो ये फ्यूचर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। मुझे लगता है कि काफ़ी, इसलिए नहीं कि मैं इसमें काम करता हूँ, मैं तो काम शायद मेरे बाद भी ये इंडस्ट्री बूम करती रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस इंडस्ट्री में और इतने ज़्यादा लोग पैशनेट हैं डिजीज़ को मैनेज करने में,
डिजीज़ को, ह्यूमन लाइफ को। अगर आप देखिए, बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि पहले आज के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ह्यूमन की, वो इवन हिंदुस्तान में या अक्रॉस द वर्ल्ड लगभग 20 साल या 10 साल 12 साल बढ़ चुकी है। और इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट हुए हैं, और उस मेडिकल एडवांसमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। चाहे दवाएँ हों, मेडिकल डिवाइसेस हों, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा रोल है उस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करने में, बट उस सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। हाँ। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और लेकिन ये फ्यूचर उतना ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। जो स्किल्स जो पहले लोग केमिस्ट्री पढ़ के कुछ कर सकते थे, अब शायद सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने के बाद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको केमिस्ट्री के बाद अब जो फ्यूचर है फार्मेसी का, वहाँ पे क्रॉस डिसिप्लिन कोलैबोरेशन होगा, जैसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोस्टैट्स, कोबरस्टैट्स, ये सारी चीज़ें साथ आके कुछ नया बनाएंगी, क्योंकि अब एक फील्ड के बस की नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी या आप बोलिए कि डाइवर्स फील्ड के लोग जब साथ आएंगे तो उसी प्रॉब्लम को नए तरीके से और बेहतर तरीके से सॉल्व करने का मतलब प्रयास करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है एक स्टूडेंट के द्वारा। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का क्या रोल होने वाला है, किस तरह से, क्या ये कोई इफेक्ट डालने वाली है जॉब पाने में? जो नए निश्चित रूप से डालने वाली है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऐसी टूल है जो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है, बिकॉज अगेन इट कम्स डाउन टू द आइटरेशन। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं मिमिक करता है, राइट, या उसको उस तरह का कुछ काम करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से डालेगा। और हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में अक्रॉस द ग्लोब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी शायद चैट जीपीटी का तो यूज़ अभी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अलावा चैट जीपीटी तो सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जो बहुत फेमस हो गया, लेकिन उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, वो ड्रग डिस्कवरी में बहुत सालों से प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नया है हमारे लिए, ये काम हो रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, तो जो आपकी ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस बताई जो इतनी बड़ी है, वो छोटी हो जाती है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक ब्रांच है जहाँ पे बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंसेस दोनों कंबाइन करके दोनों साथ आती हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए, जो कि हम हम कंप्यूटर मॉडल्स बनाते हैं, उस मॉडल के थ्रू टेस्ट करते हैं कि ड्रग की जो बाइंडिंग साइट्स एक्सेट्रा, तो वो प्रोसेस पहले बहुत समय लेती थी, लेकिन चूंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने क्या किया, उस चीज़ को छोटा कर दिया। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है जो हर जो भी स्टेज है, ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल ट्रायल, सप्लाई चेन, फाइनेंस, कस्टमर इंटरेक्शन, विच इज़ आप मतलब एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, पेयर से, पेशेंट से, इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है। तो इन सब हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, और इसीलिए हिंदुस्तान के आपके अंत में बोलूँ कि गांव के लोगों के साथ एक बात ये भी होती है कि हम अंग्रेजी से डरते हैं, दूसरा हम गणित से डरते हैं। अंग्रेजी से ज़्यादा डरते हैं शायद, और या तो बराबर ही डरते होंगे, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिससे जो हमको ज़्यादातर लोग बोलते हैं चूँकि कि गणित नहीं आती, या तो आती है या तो नहीं आती। ऐसा नहीं है। यदि गणित जो है, यदि आप थोड़ा सा उस पर मतलब थोड़ा आप संयम दिखाएं गणित को, और ना छोड़ें उसको, या ना उस पर हार ना माने, तो मुझे लगता है गणित एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सबका बेसिस मैथमेटिक्स है। सो शायद मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, लेकिन संक्षेप में बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बड़ा इसका रोल बढ़ता ही रहेगा हमारी इंडस्ट्री पे, और इसको क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है, रुकेगा नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और हमारे सब क्वेश्चन का, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा वो उसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। हमें पूरा विश्वास है हमारे इस डिस्कशन से जो भी यूथ है उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। फिर भी अगर उनको कोई भी डाउट है तो वो हमें कमेंट में नोट करें, जितने भी उनके डाउट है हम उनको क्लियर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम मौका देंगे वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकें। तो इस तरह से आप लोग आइए और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए। और डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से और यूथ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।